हेलो, कैसे हैं? मैं कृष्णा आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा टीचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आप लोगों के कहने पर मैं जेसीईआरटी द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक 2023-24 का क्वेश्चन आंसर साइंस के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का करने जा रहा हूं। आप लोगों को इस चैप्टर का लेक्चर पहले 2 शॉर्ट रिवीजन क्विक रिवीजन वाला लेक्चर मिल चुका है। आप लोग पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? आपको पता होगा, पीछे बताए थे, अगर कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो उसका पीएच मान क्या होगा, पीएच वैल्यू क्या होगा। लाल को नीला करने का काम कौन करता है? तो लाल को जो नीला करता है वह क्षारक का काम है। क्षारक का काम है लाल को नीला करना। ऑप्शन है 1, 4, 5 और 10। तो आपको पता है कि जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, बताइए। कह रहे कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया करता है। तो कौन है वह? कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है, HCl है, LiCl है, KCl है। कौन चूने के पानी को दूधिया करेगा, किसका विलयन? तो आपको ऑब्वियसली पता होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो उदासीन करने के लिए HCl कितना चाहिए? स्वाभाविक है, जब आप NaOH ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, यह एक क्षारक है, यह लवण है। NaOH का जब आप 10 ml लेते हैं तो इसका 8 ml लेते हैं, तो ऑब्वियसली उसी तरह इसका 20 ml लेंगे तो आप समझ रहे हैं इसका डबल हो रहा है, तो यहाँ भी आप इसको डबल कर देंगे, 8 दूनी 16, यानी आपको 16 ml लेना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपच का उपचार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पिछले लेक्चर में आप सुने होंगे, एसिडिटी अगर किसी को हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं, एनाल्जेसिक यानी पीड़ाहारी लेते हैं, या एंटासिड लेते हैं, या एंटीसेप्टिक लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो एंटासिड है अपच के उपचार में हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर एंटासिड होगा, 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे ठोस बन जाता है? ऑप्शन 1 है पानी के साथ संयोग करने पर, पानी देने पर, कार्बन डाइऑक्साइड देने पर, या कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन पर। आपको पता होगा कि जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो पानी के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या होता है, वह एक ठोस पदार्थ बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिप्सम बोलेंगे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर आते हैं, इमली में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है? आपको पता होगा, जो प्राकृतिक स्रोत बता दिए थे अम्ल का, उसी से यह क्वेश्चन पूछा गया कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको पता होगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है।
जो टार्ट्रिक एसिड है वो आपका इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल पता है कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। और फिर जो साइट्रिक अम्ल जो है वह कहाँ पाया जाता है? जैसे संतरा वगैरह हो गया, सिट्रस फल में। और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अब से पूछा गया था इमली में, तो टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब उसी में से पूछा गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है? किसका नाम है? आपको पीछे बताएंगे कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है यानी CaCl2 विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम है। ठीक है ना, विरंजक चूर्ण का। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहेंगे इसमें। विरंजक चूर्ण बोलो, ये ब्लीचिंग पाउडर बोलो, ये CaCl2 उसी का प्रचलित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण देता है। तो आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे, वह कौन है? शुष्क बुझा हुआ चूना है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को स्लैग्ड लाइम कहते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं। और यही बुझा हुआ चूना क्लोरीन के प्रतिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है, इसलिए इसका आंसर होगा शुष्क बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? तो पता होगा आपको कि जो कठोर जल होता है उसको मृदु करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट Na2CO3 और 10H2 का उपयोग करते हैं। इसको दबिया सोडा कहते हैं यानी धोने का सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज जो है हम लोग कठोर जल को मृदु करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर की ओर है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी आपको ऊपर में बताया टमाटर में कौन सा अम्ल रहता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। तो इसका आंसर हो गया ऑक्जेलिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताएं। जो चींटी का डंक है उसमें कौन सा अम्ल रहता है? उसमें मेथेनोइक अम्ल रहता है। देखिए इसका एक नाम फॉर्मिक अम्ल भी है। मेथेनोइक अम्ल बोलो, फॉर्मिक अम्ल बोलो, सेम ही है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपका जो प्रश्न है ये 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? देखो आश्रित जल जो होता है वह विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, मतलब वो आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं करता है जबकि वर्षा जल करता है। ऐसा क्या कारण है? तो आपको पता होगा कि जो आश्रित जल होता है वह शुद्ध जल होता है, उसमें आयन नहीं होता है। यही कारण है कि आयन नहीं होने के कारण वह जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि जो वर्षा जल होता है, वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने के कारण जो है वे क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं, जिसके कारण जो है वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। यही रीजन है। आश्रित जल जो है वह शुद्ध जल होता है, उसमें आयन नहीं होता है, जिसके कारण वे विद्युत का चालक नहीं होते। जबकि वर्षा जल है, वर्षा जल में अम्ल की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण वे H+ आयन देते हैं और वे विद्युत का चालन करते हैं। यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो कह रहा है कि देखिए पिछले लेक्चर में बताए थे कि अम्ल जो है वह किसमें? जल में घुलकर ही H+ आयन देते हैं। अगर वहाँ वाटर नहीं रहेगा तो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन नहीं दे पाएगा, और जब तक H+ आयन नहीं देगा तो उसका pH कैसे पता कर सकते हैं? तो यही आपको लिखना है, जल अम्ल में घुल करके ही हाइड्रोजन आयन देता है। यही कारण है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। जब तक वाटर नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा, तो अम्ल उसमें घुल के आयन कैसे देगा? तो यही कारण है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर की ओर आते हैं कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? आप अपना उत्तर समझाइए। आपको पता होगा कि जो ताज़ा दूध होता है और उससे जब दही बनता है तो दही बनने पर जो स्वाद होता है उसका अम्लीय प्रकृति यानी बढ़ जाता है, खट्टा होता है दही। ताज़े दूध की तुलना में दही ज़्यादा खट्टा होता है, क्योंकि दही का बनने पर उसका जो पीएच मान होगा वह घटेगा और पीएच मान में कमी होने के कारण अम्लीय प्रकृति में वृद्धि होगा। तो यही कारण है कि जो ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है और दही बन जाने पर उसका पीएच मान उससे घट जाएगा यानी कम हो जाएगा, क्योंकि वो अम्लीय प्रकृति बढ़ जाता है। ठीक है। और आपको पता है दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वही चीज़ है, यहाँ लिखा है कि दही बनने में की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। वही चीज़ें आपको हम बता रहे हैं कि शुद्ध ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है और जैसे ही वह दही बनेगा तो उसके पीएच मान में कमी आएगी। पीएच मान में कमी आने के किसका कारण है? इसका अर्थ है कि अम्लीय प्रकृति बढ़ रहा है, तो पीएच मान घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? और आपको उदाहरण देने के लिए कह रहा है। तो पीछे लेक्चर में आपको बता दिए थे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसके किसके बीच होती है। नाम से ही पता चल गया होगा, अम्ल और क्षारक के बीच। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है, जिसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देना है, यह रहा एग्जाम्पल। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, HCl जो एक अम्ल है, अभिक्रिया करके NaCl जो एक लवण है और H2O जल दे रहा है। ठीक जस्ट लाइक उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जल मिल रहा है। तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। देखिए कल वाला वही जो लेक्चर में बता दिए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले आप समझे पीओपी को का क्या होता है केमिकल फार्मूला? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 1/H2। इसको हेमी कहते हैं, अर्ध कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा भाई? जल के साथ। 1 इंटीजर 1/2H2O, डेढ़ जल का डेढ़ अणु रहेगा। का देगा अभिक्रिया करके? एक ठोस पदार्थ का निर्माण करेगा, जिसको जिप्सम कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाई 2H2O डाईहाइड्रेट, ये हुआ ये इसी को डाईहाइड्रेट, यही है आपका, इसी को कहते हैं जिप्सम। तो इसका अभिक्रिया लिखने के लिए कह रहा था, तो ये लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस जल मिलके देगा जिप्सम। तो यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। ठीक, ये रिएक्शन देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, उसके विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? तो आपको पता है कि जैसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो वह सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ये रिएक्शन कल भी आपको बता दिए थे। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कर रहा है? इसको इथरी गर्म कर रहे हैं, तो क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट देगा, यानी Na2CO3 देगा, और साथ ही साथ क्या देगा? जल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, CO2। यही चीज़ें था कि मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो क्या देता है? सोडियम कार्बोनेट देता है, जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यही चीज़ें आपको लिखने के लिए कह रहा था, इसी रिएक्शन को लिखने के लिए कह रहा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आपके पास 2 विलियन A एवं B है। विलियन A के pH का मान 6 है, विलियन B के pH का मान 8 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय और कौन क्षारीय? आपको पता होगा, जब भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात करते हैं, कह रहे कि एक का pH मान कितना है? 6 है और दूसरे का pH मान 7 है। आपको पता होगा
आपको पता होगा हाइड्रोजन आयन किस में देता है भाई? अम्ल में देता है। अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। क्षारक क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो एक का पीएच मान कितना है? 6। पीएच मान 6 वाला और एक पीएच मान 8 वाला। पीएच मान 6 वाला क्या हो सकता है? ये अम्लीय होगा, एसिडिक 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 अम्लीय। और 8 वाला क्या होगा दोस्त? क्षारी। क्षारी होगा भाई, क्षारी। अब बता जरा, जब ये 8 वाला अम्लीय है तो वो क्या करेगा? और ये जो 8 नहीं सॉरी 6 वाला अम्लीय है, 8 वाला क्षारी है। तो आपको पता होगा उदासीन विलयन का मान तो 7 होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 6 होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 8 होता है। तो हमको कह रहा कौन अधिक H प्लस आयन देगा? तो भाई कौन H प्लस आयन देता है जी? अम्ल देता है। इसलिए पीएच मान 6 वाला यानी विलियन ए जो है वही है ए का ही पीएच मान 6 है, तो विलियन ए जो है वह अधिक H प्लस आयन देगा, क्योंकि उसका ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। क्योंकि यह क्या है? हाइड्रोजन इसमें यह अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विलियन ए होगा। विलियन ए अम्लीय है जो जल में घुल करके जो है मतलब अधिक हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देगा। और बी क्षारीय है, वह तो क्या देगा? वह तो भाई हाइड्रोक्साइड आयन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर। H प्लस एक्वस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको पता है कि जब H प्लस आयन की सांद्रता पर विलयन का अम्लीय गुण बढ़ता है, और जैसे जैसे H प्लस आयन में वृद्धि होगा तो अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा, H प्लस आयन में कमी होगा तो उसका जो है अम्लीय गुण घटेगा और क्षारीय गुण बढ़ेगा। H प्लस आयन में वृद्धि होने से, देखो फिर से चीज़ें समझ लो। H प्लस आयन में वृद्धि होने से अम्लीय गुण जो है अम्लीय गुण बढ़ेगा, जबकि क्षारीय गुण घटेगा। अम्लीय गुण में वृद्धि होगा, क्षारीय गुण में घटेगा, लॉस होगा। अम्लीय गुण में प्लस होगा और क्षारीय गुण में कमी होगा। इसका क्षारीय गुण घटेगा, माइनस होगा। तो वही कह रहा है कि H प्लस आयन की सांद्रता में विलयन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही कह रहा है कि H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होने से विलयन का अम्लीय गुण बढ़ेगा, और H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होने से विलयन का अम्लीय गुण घटेगा और क्षारीय गुण बढ़ेगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं? देखिए भाई, क्षारीय विलयन में भी H प्लस आयन होते हैं, परंतु उसकी सांद्रता जो है ना हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में बहुत कम होता है। इतना हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होता है और H प्लस आयन कम होता है। हाइड्रोक्साइड आयन की अधिकता होने के कारण, उसकी सांद्रता अधिक होने के कारण ये जो है H प्लस आयन मतलब बहुत उसकी सांद्रता लो हो जाती है। यही कारण है कि वह जो है अम्लीय नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 है सॉरी 10। अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? देखिए ये चीज़ें भी कल आपको बताए थे कि जल में अम्ल के घुलने की क्रिया क्या होती है? अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। और आपको क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर, अगर सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित हो जाता है, बाहर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? आप दुर्घटना हो सकती है, जल सकते हैं। अत्यधिक ताप होने के कारण आप जिस पात्र में बर्तन में रखेंगे अम्ल को, वह बर्तन टूट जा सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए जो है आपको अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अम्ल में जल मिलाने से आपको हानि ही हानि है। आप जल सकते हैं, बर्तन टूट सकता है, क्योंकि उसमें छिपी हुई क्रिया होती है। तब क्या करना चाहिए? आपको जल में अम्ल को धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसको दीर्घोत्तरीय प्रश्न बोलेंगे।
जो आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का रह सकता है। कर धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए। आपको पता है यहाँ क्या कह रहा है, एक है वॉशिंग सोडा और एक है बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा कहते हैं, एक धोने का सोडा है। भाई दोनों का दो उपयोग बताना है। तो धोने का सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? घरों में सब सफाई के लिए करते हैं, और कांच, साबुन, कागज़ उद्योग में होता है, ये धोने सोडा का उपयोग हो गया। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? सोडा अम्ल अग्निशामक बनाने में, यानी बेकिंग पाउडर बनाने में, और जो भी खाने की चीज़ है उसको स्पंज और मुलायम बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, यानी ताकि वे जो है, जैसे केक हो गया, पावरोटी हो गया, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला जाता है। तो यह दोनों का दो उपयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओह, काफ़ी आगे बढ़ गया, 1 मिनट। एक मिनट। यस, आ गए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि एक ग्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? आपको पता है कि बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जब आप उस क्षारीय चीज़ को जब दूध में मिलाएंगे तो उसका पीएच मान ऑब्वियसली बढ़ेगा, और जब पीएच मान बढ़ेगा तो क्या होगा? क्षारीय प्रकृति बढ़ेगा और अम्लीय प्रकृति क्या होगा? घट जाएगा। तो यही कारण है कि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है और दूध के पीएच मान को बढ़ा देता है, जिसके कारण दूध अधिक समय तक खराब नहीं होगा। यही कारण है, यानी जब उसका क्षारीय प्रकृति बढ़ गया, क्षारीय प्रकृति बढ़ जाने के कारण वह लंबे समय तक रह सकता है, फटने का डर नहीं है, अब उसको खराब होने का डर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? देखो, दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि दूध का क्षारीय प्रकृति बढ़ गया, और क्षारीय प्रकृति बन जाने के कारण उसको अम्लीय प्रकृति में आने में कुछ समय लगता है, क्योंकि वो उदासीन होगा, उदासीन होने के बाद ही तो एसिडिक बन सकता है। यही कारण है कि अगर बेकिंग सोडा दूध में मिला दिया जाए तो उसको दही बनने में लंबा वक्त लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर आते हैं। आपको 5 बिलियन दिया है एबीसीडी कि जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा उदासीन विलयन है? आपको स्वाभाविक है कौन उदासीन विलयन है। अच्छा, कौन सा उदासीन विलयन है? प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है और दुर्बल क्षारीय है। उदासीन है तो आपको पता होगा जिसका पीएच मान 7 है, जो कि डी नंबर का है, विलियन डी, जिसका पूरा पीएच मान 7 है, वो उदासीन है। प्रबल क्षारीय कौन है भाई? जो सबसे अधिक होगा पीएच मान 11, सी का जो विलियन सी है जिसका पीएच मान 11 है, वो प्रबल क्षारीय है। प्रबल अम्लीय कौन है भाई? जिसका पीएच मान सबसे कम होगा। सबसे कम किसका है? बी का है, जो विलियन बी है, यानी जिसका पीएच मान 1 है, वह प्रबल अम्लीय है। उसके बाद कह रहा है दुर्बल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय कौन है? तो आपको देखे होंगे कि जो पीएच मान 7 है वह दुर्बल अम्लीय है। और दुर्बल क्षारीय कौन है? बस जिसका पीएच मान 9 है, विलियन ई, वह दुर्बल क्षारीय है। तो यह एक पीएच वैल्यू से लिया गया सवाल था, जो कि आप आसानी से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए और उसको संतुलित कीजिए। देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपको पता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देगा। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहा है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा? H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है।
तनु कह रहा है तो डाइल्यूट दे सकते हो, एक्वस दे सकते हो, एक यू दे देना। चलिए प्लस दानेदार जिंक Zn के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4। ठीक है, और साथ ही साथ क्या निकलेगा, और साथ ही साथ आपका H2 गैस निकलेगा, H2 गैस निकल जाएगा। ठीक, तो यही कह रहा, पहला अभिक्रिया यही था। अब इसको बैलेंस करना है, चेक कर लेते हैं। उत्पाद और अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या समान आई नहीं है, बिल्कुल। जिंक एक बार है, SO4 H2, ठीक, बिल्कुल सही है। तो यही है कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निष्कर्षण होता है। बी नंबर आते हैं। बी नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन बी है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी, वही चीज़ है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं HCl डाइल्यूट में, मैग्नीशियम पट्टी Mg के साथ है, तो ये क्या बना लेगा, ये भी मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, MgCl2 बना लेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा दोस्त, हाइड्रोजन गैस बाहर दे देगा। देखिए बैलेंस नहीं जी, इसको क्या करेगा, HCl के आगे 2 डालो, जैसे यहाँ 2 डालेंगे तो ये संतुलित हो गया। यही है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोअर एथन के साथ, अब देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, लोअर एथन के साथ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं HCl और फिर आयरन लेते हैं Fe, क्या बनाएगा, ये बनाएगा FeCl3 और साथ ही साथ क्या दे देगा, H2। बैलेंस कर दो, 3 डालो, नहीं सॉरी, इसके लिए यहाँ 6 डालना पड़ेगा। 6 डालो, यहाँ 3 डालो, यहाँ 2 डालो, यहाँ 2 डालो, अब हो गया बैलेंस। तो यह इसको संतुलित करने के लिए कह रहा था। चलिए संतुलित हो गया। चौथा नंबर, 5वां नंबर सवाल की ओर आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो नाइट्रिक अम्ल है, वह जल में घुल करके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन जो है ये H+ आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, यह जल के अणुओं के साथ मिलकर के क्या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यानी यही कारण है कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अभिलक्षी गुण को, अम्लीय अभिलक्षी गुण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक में जो है ना हाइड्रोजन आयन ये हाइड्रोनियम आयन नहीं होता है। यही कारण है कि अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, जब उसको जल में घोला जाता है तो वह हाइड्रोनियम आयन देता है, जिसके कारण वह अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन जो है ना वह जल में हाइड्रोजन H+ आयन नहीं देता है, जिसके कारण वे अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। देखिए यहीं तक था ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब ये लेसन समाप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए होंगे। और देखिए एग्जाम में यहीं से आपका सवाल बनेगा, इसलिए इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से नोट कर लें, लिख लें और याद करें, अच्छी तरह से समझें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।